वेलकम इन द वीडियो। आज हमने ट्रांसलेशन को रिवीजन देनी है। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि ट्रांसलेशन का डिटेल कंसेप्ट हमने ले लिया है, गेन कर लिया है। अब जो है हमने इसको थोड़ी सी रिवीजन देनी है ताकि ये कंसेप्ट जो है दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इनिशिएशन को पढ़ा था। इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर्स की ज़रूरत थी। इलोंगेशन को पढ़ा, इलोंगेशन के लिए इलोंगेशन फैक्टर्स की ज़रूरत थी। लेकिन साइड पर मैंने पॉइंट्स की सूरत में इसको बहुत ही कंसाइज वे में लिखा हुआ है ताकि जो बहुत ही आसानी से समझ आ जाए वाली बात। इनिशिएशन में सबसे रिवीजन है ये सारी ना, ट्रांसलेशन की छोटी सी रिवीजन। उसके बाद हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलेंगे, विच इज़ को एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो कोडोन मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट है उसको रिकग्नाइज करना है। ये स्टेप पहले था, ये इससे भी पहले था। मैसेंजर आरएनए ने राइबोसोमल सबयूनिट के ऊपर आके लैंड करना है, ये वाला स्टेप पहले था। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए मतलब तमाम कंपोनेंट जो कि हमें ज़रूरत थी जिनकी ट्रांसलेशन के लिए, उन सब ने अरेंज होना मतलब मैसेंजर आरएनए की ज़रूरत थी तो मैसेंजर आरएनए को आना चाहिए। राइबोसोमल सबयूनिट की ज़रूरत थी, स्मॉल और लार्ज दोनों को आना चाहिए। ट्रांसफर आरएनए की ज़रूरत थी, उसे आना चाहिए। तो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम फंक्शनल राइबोसोम कहेंगे, जो कि ट्रांसलेशन को आगे लेके चलेगा। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है कोडोन और ट्रांसफर और राइबोसोमल सबयूनिट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म होता है मैसेंजर आरएनए और स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट के उसका मतलब उनकी आपस में रिकग्निशन का। प्रोकैरियोट्स के अंदर मैंने बताया था शायद डीएनए सीक्वेंस होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो होता है मैसेंजर आरएनए की फिफ्थ एंड के पास एक कैप स्ट्रक्चर होता है, वो उसको रिकग्नाइज करता है स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट। जब ये रिकग्निशन हो जाती है तो ये दोनों की आपस में इंट्रैक्शन के बाद आता है लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट, फिर आता है माइनर सेल ट्रांसफर आरएनए और एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए ने के पास जो अपना अमीनो एसिड होता है मेथियोनिन, उसको वो लेकर आता है, लेकिन उसकी फॉर्माइलेशन भी ज़रूरी होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट होती है। बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसफर आरएनए के पास फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन होता है, जबकि उसके अंदर नहीं होता यूकैरियोट्स के अंदर। तो फॉर्माइलेशन के लिए मेथियोनिन की फॉर्माइलेशन के लिए एक एंजाइम ट्रांसफॉर्माइलेज आता है। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था डिटेल से। इसको थोड़ा सा कंसाइज वे में हम जल्दी पढ़ रहे हैं। थर्ड ये है कि लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट आएगा और फिर फंक्शनल राइबोसोम बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक अमीनो एसिड है और एक ही ट्रांसफर आरएनए मेथियोनिन, एक ही ट्रांसफर आरएनए जिसे हम इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। अब इस जो ट्रांसलेशन है इसकी इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन कैसे होती है? राइबोसोम थोड़ा सा मूव करता है और 3 न्यूक्लियोटाइड्स एडवांस करता है। एडवांसेस 3 न्यूक्लियोटाइड्स, जब वो एडवांस करता है तो एक नया कोडोन एक्सपोज हो जाता है। जो नया कोडोन एक्सपोज होता है उसको नया ट्रांसफर आरएनए रिकग्नाइज करता है, उसका रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड लेकर आता है। अब होता क्या है कि इनिशिएशन के अंदर जो ट्रांसफर आरएनए इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए आया था ना, वो आके लैंड करता है राइबोसोम की पी साइट के ऊपर। मैसेंजर आरएनए ना राइबोसोमल सबयूनिट, स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट के ऊपर आके लैंड कर गया। इसी तरीके से मैसेंजर आरएनए के पास कोडोन को रिकग्नाइज करते हुए एक ट्रांसफर आरएनए आ गया, वो भी आके राइबोसोम की साइट पर ही लैंड करेगा। लेकिन राइबोसोम की 3 साइट्स हैं, पी साइट है, ए साइट है, ई साइट है। मैंने यहाँ पर बताया था पिछली वीडियो के अंदर डिटेल से कि ये ए साइट है, ये पी साइट है, ई साइट है। लेकिन जो सबसे पहला वाला ट्रांसफर आरएनए आता है वो पी साइट के ऊपर आता है। जो अपकमिंग ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो सारे ए साइट पर होते हैं। ये सारी जो असल डिटेल है हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है। अब सिर्फ और सिर्फ कंसाइज वे में हम इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब 2 ट्रांसफर आरएनए आ जाते हैं तो उनके ऊपर मौजूद जो अमीनो एसिड्स होती हैं उनकी देखिए इनिशिएशन हुई थी इनिशिएशन फैक्टर्स की मदद से, जो कि EIF2-GTP होता है यूकैरियोट्स के अंदर और IF2-GTP होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। जबकि इलोंगेशन जो है वो होती है इलोंगेशन फैक्टर्स की मदद से। और EF2 मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट है, यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या करनी है, इलोंगेशन हो गई, नया कोडोन एक्सपोज हो गया, नया ट्रांसफर आरएनए आ गया। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी? 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके दरमियानी जाहिर सी बात है पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप जो रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स के होते हैं उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जो कि पी और ए साइड पर रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 अमीनो एसिड, यहाँ 2 ट्रांसफर आरएनए आ चुके हैं, एक पी साइड पर मौजूद है, पी साइड पर, और एक ए साइड पर मौजूद है। ठीक है, दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की मदद से। उसके बाद ट्रांसपेप्टाइडेशन होगी। ट्रांसपेप्टाइडेशन क्या थी कि जो ये वाला अमीनो एसिड था जो कि प्रेजेंट है पी साइड पे, वो ए साइड के ऊपर मौजूद ट्रांसफर आने के पास शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात, ट्रांसलोकेट नहीं होगा, सॉरी, इसको हम कहेंगे ट्रांसपेप्टाइडेशन हुई है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन वाली बात और होती है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसलोकेशन हो रही है। ठीक है,
लोकेशन होती है कि जब राइबोसोम जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स एडवांस कर जाता है, एक नया कोडोन एक्सपोज हो जाता है, तो उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लास्ट में टर्मिनेशन होती है कि जब टर्मिनेशन कोडोन एक्सपोज होता है ए साइड के ऊपर तो टर्मिनेशन हो जाती है। उसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग और प्रोटीन टारगेटिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज को एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। प्रोटीन बन गई, प्रोटीन सिंथेसिस कर ली, अब प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर उसने अपना रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म करना है बॉडी के अंदर। कुछ प्रोटीन्स जो हैं साइटोसोल के अंदर बनती हैं, वो अपना फंक्शन वहीं परफॉर्म करती हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं बनने के बाद सिक्रीट होती हैं, मतलब सेल से बाहर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, लेकिन इनकी मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। तो को एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है क्या? को का मतलब होता है कि जब सिंथेसिस हो रही है तब उसकी मॉडिफिकेशन, और पोस्ट का मतलब होता है जब सिंथेसिस हो गई है उसके बाद मॉडिफिकेशन। तो दिस इज को एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सबसे पहली चीज़ जो होती है, मतलब मॉडिफिकेशन कैसी कैसी तरीके की हो सकती हैं, किस किस तरह की हो सकती हैं। ट्रिमिंग, सबसे पहली ट्रिमिंग है, यानी जो प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन जिन्होंने ये सिक्रीट आउट होना होता है सेल से, मतलब बाहर जाना होता है, तो वो जब भी सिंथेसाइज होती है ना, वो ऐसे नहीं शॉर्ट प्रोटीन के तौर पर सिंथेसाइज नहीं होती, बल्कि वो लार्ज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह से बनती हैं। मतलब एक लार्ज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बनता है जो कि फंक्शनली एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब वो सिक्रीट हो जाएगी, जब प्रोटीन जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगी फंक्शनली एक्टिव जब उसकी ट्रिमिंग हो जाएगी। और ट्रिमिंग कैसे होती है? एंडोप्रोटिएसेस की मदद से होती है, जो कि एक्टिव मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं एंडोप्रोटिएसेस क्लीवेज करके। कुछ प्रोटीन्स जो है, अब देखें, जब भी प्रोटीन सिक्रीट होना होता है, आपको सारा प्रोसेस का पता है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले सबसे पहले जाती है, फिर गोल्जी अपरेटस में जाती है, वहाँ से एक सिक्रीटरी वेसिकल बनता है और फिर वो रिलीज हो जाता है सेल से। तो ये तमाम प्रोसेस जिनसे प्रोटीन होकर गुजरती है, वहीं पर इसकी मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, वहीं पर इसकी क्लीवेज भी हो सकती है। तो ये ट्रिमिंग का प्रोसेस इन तमाम रस्तों से गुजरते हुए प्रोटीन का हो सकता है, फिर वो जब सिक्रीट होगी तो वही फंक्शनल प्रोटीन के तौर पर सिक्रीट आउट होगी। ये सबसे पहले हमने मॉडिफिकेशन पढ़ ली। उसके बाद कोवेलेंट अटैचमेंट्स, यानी प्रोटीन के साथ हम कुछ ऐसे ग्रुप्स को कोवेलेंटली अटैच कर देंगे कि जब प्रोटीन उससे अटैच हो जाएगी तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, फंक्शनली एक्टिव। फोस्फोराइलेशन से मुराद भी यही है कि फोस्फोराइलेशन जो है ना, कुछ प्रोटीन्स की करते हैं, फोस्फेट ग्रुप को ऐड करवाते हैं, तो वो हो जाती हैं कुछ प्रोटीन्स एक्टिव। लेकिन कुछ प्रोटीन्स क्या होती हैं, उससे उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोटीन काइनेसिस फोस्फोराइलेशन करवा रहे होते हैं प्रोटीन ग्रुप्स की, और डीफॉस्फोराइलेशन करने के लिए प्रोटीन फोस्फेटेजेस होते हैं। फोस्फोराइलेशन ज़्यादातर जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड, सीरीन और थ्रियोनिन होती हैं, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पर होती है। ये बात यहाँ पे यही लिखी हुई है कि फोस्फोराइलेशन अकर्स ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ द सीरीन एंड थ्रियोनिन। तो दूसरा हमने पढ़ी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, पहली पढ़ी ट्रिमिंग, दूसरी फोस्फोराइलेशन है। ठीक है, अब सबसे पहले ग्लाइकोसाइलेशन है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन ये होती है कि कुछ प्रोटीन्स की होती है एन ग्लाइकोसाइलेशन, कुछ होती है ओ ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन होती है कि हमने कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को ऐड करवाना है प्रोटीन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप बाज़ होता है कि प्रोटीन के एमाइड, मतलब एमाइड ग्रुप पे ऐड हो जाता है, नाइट्रोजन पे ऐड हो जाता है, बाज़ प्रोटीन के ऑक्सीजन पे ऐड हो जाता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो होता है उस पर ऐड हो जाता है। अगर नाइट्रोजन के पास ऐड हो रहा है प्रोटीन की तो एन ग्लाइकोसाइलेशन है, अगर हाइड्रोक्सिल पर हो रहा है, यानी हाइड्रोक्सिल के ऑक्सीजन पे हो रहा है, OH होता है ना, तो ऑक्सीजन पर तो ओ ग्लाइकोसाइलेशन होती है, और ये गोल्जी अपरेटिस के अंदर होती है ओ ग्लाइकोसाइलेशन। एन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। देखें, प्रोटीन्स का प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जो एस्पार्टेट होता है ना, एस्पार्टेट एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के दो एंड्स होते हैं, कार्बोक्सिल एंड होता है, एक अमाइड एंड होता है, अमाइड ग्रुप होता है एक। तो अमाइड नाइट्रोजन पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट चेन्स को ऐड करवा रहे हैं तो वो एन ग्लाइकोसाइलेशन है, एन लिंक्ड है। लेकिन अगर हम प्रोटीन का जो कोई भी अमाइनो एसिड है, यानी सीरीन थ्रियोनिन ले लें, वहाँ पे एस्पार्टेट लिया था, यहाँ पे सीरीन थ्रियोनिन ले लें, तो सीरीन और थ्रियोनिन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे अगर एडिशन हो रही है प्रोटीन की तो उसको ओ लिंक्ड कहेंगे। तो ये एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड का मुराद ये है कि एन लिंक्ड जो है वो अमाइड नाइट्रोजन पे एडिशन हो रही है, ओ लिंक्ड से मुराद हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे एडिशन हो रही है कार्बोहाइड्रेट चेन की। ठीक है, ये पढ़ लिया। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं विटामिन सी डिपेंडेंट हाइड्रोक्सिलेसेस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो प्रोटीन कोलेजन जो है उसके अल्फा चेन्स के प्रोलिन लाइसिन रेजिड्यूज को हाइड्रोक्सिलेट कर देते हैं और वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। कोलेजन प्रोटीन की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। ठीक है, कोलेजन की अल्फा चेन्स होती हैं, कोलेजन प्रोटीन है जिसके अंदर अल्फा चेन्स वो होती हैं, अल्फा चेन्स जो होती हैं उनके प्रोलिन एंड लाइसिन रेजिड्यूज, यानी जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी हाइड्रोक्सिलेशन कर देंगे, तो हाइड्रोक्सिलेशन होती है। उनके एंजाइम्स करते हैं, कुछ विटामिन सी डिपेंडेंट हाइड्रोक्सिलेसेस होते हैं। उसके बाद अदर कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस के अंदर एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे मेच्योर क्लोटिंग फैक्टर्स की, यानी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं पहले मेच्योर नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, लिवर रिलीज कर रहा होता है क्लोटिंग फैक्टर्स को, तो जब वो बनते हैं तो वो मेच्योर नहीं होते, लेकिन उनकी कार्बोक्सिलेशन करते हैं जब हम विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन उनकी होती है
कार्बोक्सिलेशन कैसे होती है, प्रोटीन जो प्रेजेंट क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं क्योंकि वो प्रोटीन्स ही होते हैं, तो उनके अंदर जो अमीनो एसिड्स ग्लूटामेट होते हैं उसके अंदर हम कार्बोक्सिल ग्रुप्स को ऐड करवा देते हैं। जब कार्बोक्सिल ग्रुप्स की एडिशन होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है, विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन होती है, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, प्रोटीन डिग्रेडेशन नंबर जल्दी से जो प्रोटीन डिफेक्टिव होती है, यानी ऐसी प्रोटीन जो किसी काम की नहीं है, मिसफोल्डेड हो गई है या तो बनी सही नहीं है या फिर फोल्ड सही नहीं हुई, तो उसके ऊपर टैग लगा देते हैं यूबिक्विटिन प्रोटीन की मदद से। एक हाईली कंजर्व प्रोटीन होती है यूबिक्विटिन, वो उस प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाती है और उसको वाजे कर देती है कि ये प्रोटीन ख़राब है, इसको हमने डिग्रेड करना है। तो उसको डिग्रेड करने के लिए प्रोटियोसोम आ जाता है। प्रोटियोसोम एक मॉलिक्यूलर एटीपी डिपेंडेंट प्रोटियोलिटिक सिस्टम होता है साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट, जो उसको डिग्रेड कर देता है उस प्रोटीन को। अगर फोल्डिंग ज़्यादा ऐसी प्रोटीन्स इकट्ठी हो गई हैं, अनफोल्डेड प्रोटीन्स मतलब जिनकी फोल्डिंग सही से नहीं हुई हुई, वो एक्युमुलेट हो गई हैं, तो एक अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स सेल के अंदर ट्रिगर होता है, जिसके अंदर चैपेरोन्स की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है। चैपेरोन से मुराद वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि फोल्डिंग करवाती हैं, जो सही से फोल्डिंग करवाती हैं, तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और ट्रांसलेशन कम हो जाती है कि मजीद प्रोटीन्स ना बने, क्योंकि अनफोल्डेड प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो रही हैं। और ये प्रोसेस भी एक्टिवेट हो जाता है साथ ही साथ प्रोटीन की डिग्रेडेशन का, क्योंकि अनफोल्डेड प्रोटीन्स यूबिक्विटिनेट होती हैं पहले, यानी उनके साथ आके यूबिक्विटिन प्रोटीन अटैच होती है, उसके बाद उनको आके प्रोटियोसोम डिग्रेड कर देते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को।